नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका खबरें अभी तक की बेहद खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा में। मैं हूं आपके साथ मुमताज। नमस्कार और मैं हूं सुंदर सोलंकी। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल आर्य जी, जो कि इस कार्यक्रम के एक विश्लेषक और जज की भूमिका में हैं। अनिल जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सुंदर। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर विधायक और सांसद जनता ही चुनती है और फिर बनती है सरकार। लेकिन विडंबना यह है कि चंद वोटों के लिए राजनेताओं ने जनता को जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद जैसे कई वर्गों में बांट दिया है। ऐसे में जरूरत है मौजूदा सियासी तंत्र को बदलने की। और ये तभी संभव है जब नेतृत्व बदले, स्वच्छ छवि और कुशल नेता सामने आए। एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम ऐसी ही एक कोशिश है जिसकी कामयाबी जनता की भागीदारी से ही मुमकिन है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश एक ऐसा नेता तलाशने की है जिसे जनता वाकई में कह सकेगी कि एमएलए हो तो ऐसा। इस कार्यक्रम का मकसद सूबे के तमाम हलकों के लिए एमएलए के बेहतर विकल्प को तलाशना है, जिसकी छवि भी साफ हो और जो मौजूदा राजनीति को बदलने का मादा रखता हो। एमएलए हो तो ऐसा का चयन 2 चरणों में पूरा होता है। पहले चरण में उम्मीदवार की प्रोफाइल 11 मापदंडों पर आकी जाती है, जबकि दूसरे राउंड में पहुंचने वाले टॉप 6 उम्मीदवारों को गुजरना होता है जूरी की कसौटी से। जहां अव्वल होने वाला उम्मीदवार कहलाता है एमएलए हो तो ऐसा। मुमताज जी, अनिल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, अगर बात की जाए एमएलए होता है ऐसा कार्यक्रम में आप जज भी हैं, विश्लेषक भी हैं, ऐसे में क्या लगता है कि ये पूरी प्रक्रिया कितनी प्रभावी है? खासकर जूरी राउंड किस हद तक उम्मीदवारों को परखने में सक्षम होता है? जी सोलंकी, हमारा जो ये कार्यक्रम है एमएलए हो तो ऐसा, इसके जो 11 मापदंड बनाए गए हैं वो 11 मापदंड ऐसे मापदंड हैं जिनकी कसौटी पर कसकर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी नेता को जब सामने लाया जाता है, चाहे भले टॉप 16 में आए फिर टॉप 6 में आए, उसके बाद वो विजेता बनता है। उसका पूरा व्यक्तित्व, उसका पूरा चाल चलन, उसका पूरा चरित्र, उसका पूरा खांचा, एक फ्रेम में उसको फिट करना चाहें वो निकल के आता है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, इन कसौटियों के माध्यम से उसके व्यक्तित्व को समझते हैं कि उसका व्यक्तित्व क्या है, वो लोगों की समस्याओं को कितना समझता है, उसको अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी कितनी है, वो समझता भी है कि नहीं समझता क्षेत्र को। और सिर्फ यही नहीं कि उसको समस्याएं पता है, समस्याएं किसी को पता होगी, लेकिन अगर वो प्रतिनिधि बनता है, एमएलए बनता है, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए उसके पास दृष्टि क्या है, वो समझता क्या है, उसको मालूम भी है कि उस समस्या का समाधान क्या होगा। ये सारी चीज़ें, उस क्षेत्र के विकास की बात करनी हो, उसकी बाकी ज़रूरतों की बात करनी हो, मूलभूत सुविधाओं की बात करनी हो, उसको पता भी होना चाहिए और उसको ये समझ भी होनी चाहिए कि उनका समाधान क्या है। दूसरी बात, जो हम अपने जूरी राउंड में आते हैं 11 मापदंड के बाद, उस जूरी राउंड के माध्यम से हम जहाँ पहले राउंड में जब अनौपचारिक बातचीत होती है, 5 जूरी मेंबर्स हैं और हर कैंडिडेट की 5 से अलग अलग बात होती है। हर व्यक्ति, हर जूरी मेंबर उसको अपने दृष्टि से मापता है, तब अंक देता है जी। तो कहीं कोई भेदभाव की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। जब दूसरी बात वो संबोधन देता है, किसी भी अच्छे नेता के लिए उसकी जो संप्रेषण कला है, जो अपनी बात को कम्युनिकेट करने की क्षमता है, उसमें कितनी है, लोग उसको क्यों चुने, ये सब चीज़ें उसके अंदर होती है। अपने सवाल जवाब राउंड, इन सारे राउंड्स के बाद जो एक निखरता है, तब बाहर निकलता है कि हाँ, एक एमएलए बनने के गुण इस व्यक्ति में है, तभी वो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। सवाल जवाब राउंड भी जो होता है, उस राउंड में भी उस व्यक्ति से सिर्फ क्षेत्र के नहीं, हम प्रदेश के स्तर के जो मुद्दे हैं उनको भी छूते हैं। एक एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उससे उसकी जो सोचने, समझने, परखने, जानने बूझने की क्षमता है, उसका आकलन हो जाता है और तभी हम समझ पाते हैं कि एमएलए हो तो ऐसा। जी
बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम में हम उन्हीं लोगों की समीक्षा कर सकते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आवेदन किया है, लेकिन ये भी तय है कि जो उम्मीदवार इस समीक्षा में कामयाब होंगे उनकी कार्यकुशलता वाकई बेहतर होगी। एमएलए हो तो ऐसा कि आज की कड़ी में हम रुख करेंगे अटेली हलके का। ये इलाका यहाँ की काफ़ी पुरानी मंडी के लिए ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन यहाँ की ग्रामीण पृष्ठभूमि में सियासी जोड़ तोड़ भी कम नहीं। तो चलिए रूबरू होते हैं अटेली के वोट समीकरण, मौजूदा हालात और राजनीतिक इतिहास से। 2009 के परिसीमन के दौरान हुए फेरबदल के बाद अटेली विधानसभा के 35 गांव नारनौल और 25 गांव नागल चौधरी हलके में डाल दिए गए, जबकि कोसली के 47 और महेंद्रगढ़ हलके के भी 47 गांव अटेली में शामिल किए गए। अब यहां पर तकरीबन 100 गांव हैं। 2009 के आंकड़ों के मुताबिक यहां पर कुल मतदाताओं की तादाद 1,43,557 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की तादाद 75,618, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 67,939 है। 2009 के चुनाव में यहां पर कुल 1,07,426 वोट पोल हुई। अटेली एक अहिर बाहुल्य हलका है। 2009 के आंकड़ों के आधार पर यहां पर अहिर मतदाताओं की तादाद है करीब 45%, जबकि राजपूत हैं तकरीबन 8.20%, वहीं ब्राह्मण करीब 7.72%, जाट करीब 3.27%। इसके अलावा पिछड़ी जातियां करीब 11.98%, अनुसूचित जातियां तकरीबन 6.40% और बाकी 17.43% में अन्य जातियां हैं। अब जरा इस हलके के राजनीतिक इतिहास पर भी गौर कर लेते हैं। 1991 से लेकर अब तक इस हलके पर ज्यादातर कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। 1991 में यहां से कांग्रेस के टिकट पर राव बंसी सिंह विधानसभा के सदस्य बने, जबकि 1996 और सन 2000 में लगातार 2 बार कांग्रेस की ही टिकट पर राव नरेंद्र सिंह अटेली के विधायक बने। वहीं 2005 में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश यादव विधायक बने। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। और 2009 में कांग्रेस की अनीता यादव यहां से विधायक चुनी गई, जो अब सूबे में सीपीएस भी हैं। हमारा भी यही कहना है कि अगर जनता उनकी कार्यशैली से संतुष्ट है तो उन्हें फिर से चुने, लेकिन अगर जनता उन्हें जाति, एहसान, किसी दबाव या स्वार्थ की पूर्ति के लिए वोट डालती है तो जनता भी मौजूदा व्यवस्थाओं के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितने की नेता। जी अनिल जी, अगर बात करें अटेली की सियासत की बात करें तो इस जो विधानसभा के इस हलके के अहम पहलू क्या हैं? जी सोलंकी, ये जो विधानसभा क्षेत्र है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको हम कह सकते हैं कि जो हरियाणा का एक करेक्टर है, पूरा गांव का प्रदेश है, ढानियों का है। ये क्षेत्र गांव और ढानियों में बसा हुआ है। 2 कस्बे हैं यहाँ, कनीना और अटेली मंडी। बाकी सब गांव हैं, छोटी छोटी ढानियाँ हैं, उनमें ये मतदाता बिखरे हुए हैं। अहिर बाहुल क्षेत्र है और यहाँ अभी तक जो कैंडिडेट जीते हैं वो अहिर ही जीते हैं, और जो फाइट होता है वो अहिर कैंडिडेट्स के बीच में ही होता है। और जैसा कि पहले बताया भी था हमने कि यहाँ अक्सर कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। सिर्फ 2005 में नरेश यादव जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो जीते थे, अदरवाइज तो यहाँ 91 से लेकर आज तक कांग्रेस जीतता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कांग्रेस का ही गढ़ हो। जो मार्जिन रहा है हार का वो बहुत कम रहा है। पिछली बार तो 800 कुछ वोट का था, उससे पहले भी बहुत कम वोट का रहा। और जो बाकी बरादरी की वोट है वो भी सब में डिवाइड होती हैं। यहाँ बहुत कुछ फैक्टर जो रहता है वो व्यक्तिगत छवि कैंडिडेट की कैसी है, वो कैसे समस्याओं को समझ रहा है या जनता के बीच में कितना आ गया है, और जो पार्टी की वोट है वो उसको ऐड ऑन करती हैं, उसको प्लस करती हैं। यहाँ इस बार जो मुझे लगता है कि यहाँ की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, जो विकास की चीज़ें हैं, उस ढंग से विकास नहीं हुआ। कांग्रेस के कैंडिडेट्स होने के बावजूद, कांग्रेस की आपका मंत्री या सीपीएस रहने के बावजूद वो काम नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे। सड़कों की बुरी हालत है, बेरोजगारी चरम पर है, आपका पानी का बहुत बड़ा इशू है, यहाँ पर बिजली का इशू है, शिक्षा, हेल्थ, सारे ऐसे इशू जो किसी भी व्यक्ति के लिए मूलभूत ज़रूरत होती हैं, वो सारे इशू यहाँ पर अभी हैं। और यही वजह है कि जो आने वाला चुनाव है इस बार व्यक्तिगत छवि के साथ साथ विकास के मुद्दे भी प्रभावी हो सकते हैं। जी, विकास के मुद्दे भी रहेंगे, और जो बात है कि आपकी छवि कैसी है
उस पर भी ये चुनाव इस बार का निर्भर करेगा। जी बिल्कुल, और लगता है कि बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है अटेली में। बहरहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वो कौन है जिन्होंने सुपर 16 में जगह बनाई है अटेली हल्के से। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन जल्द लौट वापस लौटते हैं।